नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नगर निगम क्षेत्र के झिंझरी मोहल्ला में सिद्धो कानू सर सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय का मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने फीता काट कर किया शुभारंभ। आधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी डीसी समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। चार वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या मामले में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फांसी की सजा मांग को लेकर ग्रामीणों ने गावा थाना का किया घेराव। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने डीसी ऑफिस सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को क्षेत्र में कार्यों का निरीक्षण करने समेत संचालित योजनाओं में तेजी लाने का दिया निर्देश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट पर गिरिडीह के लोगों ने भी दिया अपनी प्रतिक्रिया। उद्योगपतियों और सत्ता पक्ष ने बजट का किया सराहना, विपक्ष ने बताया सामान्य। और सीआरपीएफ 144वीं बटालियन द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। बच्चों के बीच खेल व अन्य सामग्री का किया गया वितरण। और अब खबर विस्तार से। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदेव कुमार ने शनिवार को 12 बजे नगर निगम क्षेत्र के झिंझरी मोहल्ला में सिद्धो कानू सर सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय का शुभारंभ फीता काट कर किया। इसके पहले उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बुके देकर मंत्री का स्वागत किया। उद्घाटन के पश्चात मंत्री ने पुस्तकालय भवन का बारीकी से निरीक्षण किया, उपलब्ध किताबों को भी देखा और बच्चों से किताब की जरूरत पर बातचीत की। उपस्थित छात्र छात्राओं से उनकी तैयारियों के बारे में जाना और आवश्यक सुझाव दिए। मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सोनू ने कहा कि इस पुस्तकालय को आधुनिक सुविधा युक्त पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पुस्तकालय में हर एक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की पुस्तकों सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ विभिन्न विषय की पुस्तकें मौजूद हैं जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सहायक सिद्ध होगी। कहा कि यहाँ छात्र छात्राओं को बैठने की व्यवस्था और सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि गर्व की बात है कि इतने हाईटेक सुविधाओं से लैस पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, जिसमें बच्चे बिना किसी संकोच के आकर अपनी पढ़ाई एक शांत वातावरण में कर सकेंगे। मौके पर उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह में हमारा एक केंद्रीय पुस्तकालय है जो सोना सोबरन माझी केंद्रीय पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। उसका स्थल तो बहुत अच्छा है, बड़ा चौक पर है, हार्ट ऑफ द टाउन है, लेकिन वहाँ पर जगह की कमी रही है। वहाँ आने वाले बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था उचित नहीं थी। हम लोगों ने जिला प्रशासन के डीसी साहब, डीडीसी मैम और तमाम पदाधिकारियों के साथ विमर्श करके तात्कालिक तौर पर इसको अभी लाइब्रेरी के तौर पर हम लोगों ने बनाया है और बगल में ही एक बड़ा सेटअप जिसमें कम से कम 500 बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो सके वह बनाने का हम लोगों का विचार है। और जब तक वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी तब तक यहाँ पर ये लाइब्रेरी जिला केंद्रीय लाइब्रेरी के साथ साथ चलेगी। बच्चों को दोनों ही जगह पढ़ने का अवसर प्रदान होगा। हमने बच्चों से पूछा है कि उनको यहाँ किस तरीके की पुस्तकें चाहिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैगज़ीन्स, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स, डेली के न्यूज़पेपर, इन तमाम चीज़ों की आवश्यकता है। हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे कि बच्चों को यहाँ मिले। और भविष्य में बनने वाली उस लाइब्रेरी के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा सिद्धो कानू लाइब्रेरी का होगा और एक हिस्सा सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी का होगा। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हम लोग अलग अलग सेक्शन क्रिएट करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि हमारे जो भी मेधावी छात्र आर्थिक अभाव के कारण जिन चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं वो व्यवस्था
हम लोग करके देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, एग्ज़ाम में कम्पीट करें, अपने माता पिता के और अपने सपनों को पूरा करें और अपने इस शहर को, अपने इस ज़िले को भी गौरवान्वित होने का मौका दें। और उनकी हर सफलता के बाद हम लोगों के मन में भी एक भाव रहेगा, उनके पठन पाठन में 1% आधा ही फीसद हम लोगों ने मदद की थी, जिसके चलते हमारे बच्चे वहाँ पहुँचे। ये मेरी बहुत शुभकामनाएं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें। चार वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या के बाद शनिवार को गावा पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों महिला पुरुष उग्र प्रदर्शन करते हुए आरोपी को खुद से सजा देने को लेकर उग्र हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष बस से पेहरा से पटना चौक पहुंचे और पटना से गांवा तक पैदल मार्च करते हुए गांवा थाना के मुख्य गेट के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे थे कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले अपराधी को फांसी की सजा दो। ग्रामीणों ने बच्ची की तस्वीर लगा पोस्टर हाथ में लिए हुए इंसाफ की मांग कर रहे थे। मौत के बदले मौत चाहिए, इसलिए कि बेटी है, 4 साल का बच्ची थी, बच्चा जुबान नहीं खुला था, दुनिया में भी गिरी थी, बच्चा कुछ देखी थी नहीं कहीं। और अगर उसका घर वाला एक्सेप्ट करे, चाहे कोई भी एक्सेप्ट करे, उसका पर भी कानून करवा किया जाए। हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये बात है से करार हुआ है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो लड़का का सजा चाहिए, तो फांसी चाहिए, और नहीं तो हम लोग फिर यहाँ आएगा घूम के, तो हम लोग औरत जितना है उसको फांसी हम लोग देंगे, ताकि कल होकर दूसरा घर में ऐसा फैसला नहीं लीजिएगा। हम लोग का हवाले कीजिए उसको, हम लोग लौट जाएंगे, दो काम में काम हम लोग फंसा देंगे, हम लोग फंसा देंगे। सबको मौका काटता है तो उसको केस कर देते हैं, सबको मौका तो होता है ना भैया। और ये इतना बड़ा केस सजा क्या लेते रहे आप लोग? नहीं हो गया, केस हो रहा है, जा रहा है। एक बोलिए। एक हफ्ता पहले जो लड़की मरी है, वो लड़की के बड़ी बहन के साथ यही लड़का गलत काम किया है। घर का परिवार तो उसका दादा दादी सब जानता होगा। अगर ये बात दबाव डाला लड़का पर सख्ती किया होता तो आज ये कांड नहीं होता उसका घर में। तो सारा साल गलती है गुलाम सरवर को, हम यही बोलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम से आपका क्या मतलब? ग्रामीण है तो? रेहाना खातून। क्या गुलाम सरवर नहीं जानता होगा? उसी का घर में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने डीसी ऑफिस सभागार में शनिवार को 2 बजे से बैठक कर विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त के द्वारा जिला अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की बारी बारी से समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जल जीवन मिशन, आपूर्ति विभाग, PMMSY व जलाशय मत्स्य जीवी, मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, कंबल वितरण, मनरेगा, आवास योजना, रूरबन मिशन, जल छाजन, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व कोर्ट द्वारा वाद का निष्पादन, नामांतरण वाद निष्पादन आदि योजना इत्यादि के कार्य प्रगति का समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला उपनगर आयुक्त समेत सभी विभाग के पदाधिकारी, सभी BDO, CO व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। केंद्र सरकार के पूर्ण बजट पर गिरिडीह सिविल कोर्ट में वकीलों समेत अन्य स्थानों पर नेताओं और उद्योगपतियों ने शनिवार को 3 बजे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। पक्ष के लोगों ने पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए इसे बेहतर बजट बताया, तो विपक्ष के लोगों ने बजट को सामान्य बताया।
इस बाबत अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने बजट की खूब सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार ने कैंसर के लिए 200 डे केयर सेंटर बनाने का जो फैसला लिया है वह बड़ी बात है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, इसके इलाज अब सस्ते में होंगे और दवाई भी सस्ते में उपलब्ध होंगे। ऐसे में इस बीमारी से ग्रसित लोगों को इलाज में सुविधा मिलेगी। पूर्व महापौर और भाजपा नेता सुनील पासवान ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें सभी को ध्यान में रखा गया है। खासकर गरीब और मध्यम परिवार वालों के लिए बजट वरदान साबित होगा। कहा कि ऐसे परिवार जिनका सालाना आय 12 लाख रुपए से कम है, उन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, जो बड़ी बात है। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि बजट में पुरानी चीजों को ही दोहराया गया है। किसानों के लिए कोई बड़ी बात बजट में नहीं देखने को मिली है। कहा कि किसानों के लिए सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका लाभ कितने किसानों को अभी तक मिल पाया है। कहा कि योजनाओं का मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण धरातल पर नहीं उतर पाता है। मोंगिया स्टील के डायरेक्टर बलविंदर सिंह मोंगिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया पूर्ण बजट सराहनीय है। कहा कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिले, इसका खास ध्यान सरकार ने रखा है। वहीं शिक्षा को लेकर बजट में खास ध्यान रखा गया है। घोषणा हुई है उसमें जो मुख्य बातें जो हैं, एक तो जो कैंसर के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 200 डे केयर सेंटर बनेगा कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए। ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक भयावह बीमारी है और उसके इलाज में लाखों लाख रुपए खर्च होता है। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है उस बीमारी का इलाज करना। तो डे केयर सेंटर बनने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, सस्ते में इलाज होगा। कैंसर की दवाइयों का रेट भी कम सरकार ने किया है, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने ये घोषणा की है कि मोबाइल फ़ोन्स और LCDs के दाम में भी कटौती की जाएगी। ये भी एक अच्छा बजट है मेरे विचार से। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कटौती की गई है कि नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। EV कार्स के दामों में भी कटौती की गई है और शायद होम लोन्स पे जो EMI लगता है उसको भी शायद कम किया जाएगा, जैसा कि जानकारी मिली है। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए तो एक अच्छा बजट है और ये आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद बजट है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। जोहार। आज इस देश में अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज आम बजट पेश किया है। ये आम बजट जो है ये निश्चित रूप से मिडिल क्लास के लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक वरदान साबित होगा। और वैसे परिवार जिनकी आय जो है सालाना 12 लाख से कम है, उनको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी राहत है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और ख़ास करके सरकारी कर्मचारी लोग को जो कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में कार्यरत हैं, वैसे लोगों को भी बड़ी राहत होगी जिनको भी किसी टैक्स के रूप में बड़ी राशि चुकाना पड़ता था। वो राशि सेव हो गया और उनके जीवन यापन में बहुत बड़ी सहायता का काम करेगा। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बजट, आम बजट राहत लेकर के आएगा और अपने इस देश के किसानों के लिए भी सबसे बड़ी राहत का विषय है कि उन्हें जो पहले पूंजीपतियों से महाजनी सूद पर लेकर के जो अपने खेतों में फसल लगाया करते थे और परेशान रहते थे, उनको बहुत बड़ी राहत मिली है कि किसान क्रेडिट कार्ड से अब उन्हें 5 लाख तक का ऋण जो न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा। वैसे में हमारे इस देश के किसान सशक्त होंगे और मजबूत होंगे। जब किसान सशक्त होगा तो निश्चित रूप से देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि 2014 से ही हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था एक विकसित भारत का, सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ उन्होंने चला था, उस संकल्प को पूरा करते हुए आज भारत आत्मनिर्भर होते हुए अग्रसर हो रहा है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। ये 8वां बजट है और इस बजट में भी वही पुराना जो बात करते हैं उसी अनुसार से है। यहाँ पे किसानों को
छात्रों को विशेष तौर पर नहीं देखा गया। खासकर अगर बात करें आपका किसान की जो स्थिति है वो उसी तरह है, बस से बदतर है। उन्होंने कई चीज़ों के बारे में जो बात की थी, चाहे वो MSMI हो, चाहे वो उनकी पटरी जो है वो ऑलरेडी पहले से उतरी हुई है और इस बजट में भी उतरी है। आज बजट पेश हुआ है सर, कैसा है आज का बजट? बजट में हम देखें कि KCC जो है किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें जो 3 लाख रुपया लिमिट था उसको 5 लाख रुपया तक बढ़ाकर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अभी तक प्रावधान था 3 लाख रुपया KCC देने का, उससे कितने किसानों को लाभ मिला, ये सरकार तो समीक्षा करती नहीं है। कभी योजना बनाया जाता है लेकिन उसकी समीक्षा नहीं होती है, उसका मॉनिटरिंग नहीं किया जाता है, जिसके कारण योजना जो है सो धरातल पर उतर नहीं पाता है और जिस उद्देश्य से योजना को बनाया जाता है वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। यही कारण है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी आज सरकार को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है ताकि वो लोग जिंदा रह सकें। तो आप देख लीजिए, 100 कानून रद्द करने का प्रावधान किया गया। जन विश्वास 2.0 के तहत बजट में प्रावधान किया गया है कि 100 कानून रद्द होंगे, लेकिन किसानों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर कानून नहीं बनेगा। तो मोटा मोटी ये 70% जो आबादी है किसानों की, उसको जो है वो आबादी एक इस बजट से ठगा महसूस कर रहा है और मिला जुलाकर ये किसान के हित में बजट नहीं आया। नमस्कार। आज का बजट काफ़ी अच्छा है और कंट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें हर एक सेक्टर्स को देख के ध्यान दिया गया है। स्पेशल माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स जो आए हैं, पॉलिसी चेंज होने के कारण हमारी स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है और इससे हम लोग को जो भी रॉ मटेरियल्स है वो इजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन लाइन में भी जो इन्होंने सीट्स बढ़ाई है मेडिकल के लिए, इससे काफ़ी अच्छा रिफॉर्म्स मिलने वाला है। इसमें हम लोग को जो बच्चे यहाँ से जाते थे यूक्रेन में पढ़ने के लिए, बाहर जाते थे, यहाँ बैठ के ही अपनी पढ़ाई करके और अच्छे देश के लिए ये सेवा कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत मजबूत होने वाला है और अपना जो मिडिल क्लास के लिए जो अपना टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है, इससे काफ़ी लोग को सैलरीड पर्सन को फ़ायदा मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा बजट है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वित्त मंत्री जी जो आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब जो बढ़ाए हैं, यह अद्भुत है। 12 लाख का स्लैब में, 12 लाख का इनकम में कोई टैक्स भी नहीं लगना है, जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अर्बन गांव से ही शहर बनता है, शहर से ही देश बनता है। उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है, जो आने वाला समय में गांव में बहुत विकसित और विकास होगा। मेडिकल सीट जो 10,000 मेडिकल सीट जो है, मेडिकल सीट के लिए भी यही कहेंगे कि यहाँ का स्टूडेंट को और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 10,000 सीट और बढ़ रहा है इस देश में और डॉक्टर का कमी है। इसको सोचते हुए वित्त मंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच बहुत ही विकासशील है। सीआरपीएफ 154 बटालियन द्वारा अति नक्सल प्रभावित खुखरा पंचायत के चतरो गांव में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शनिवार को 3 बजे तक एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार शामिल हुए। इन्होंने दर्जनों ग्रामीणों के बीच खेल एवं दैनिक उपयोग में आने वाली जीवन उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। यह कार्यक्रम सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक साकेत सिंह एवं पुलिस उप निरीक्षक महानिरीक्षक ब्रिजेश सिंह के निर्देशन में सीआरपीएफ की 154 बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम हेतु आयोजन किया गया, जिसमें नक्सल प्रभावित खुखरा के चतरो, कांडेडी, चपरी, बासोटाड़, खैराटाड़, घूसकारी, तुइयो सहित कई ग्राम के ग्रामीण महिला एवं बच्चे मौजूद रहे।
इस संबंध में सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो गांव के सामान्य नागरिक हैं, उनके साथ सुरक्षा बलों का बेहतर संबंध न केवल प्रभावित हो बल्कि प्रगाढ़ हो। इसके लिए सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा इन क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। वही कार्यक्रम में उपस्थित गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो लोग किसी कारणवश मुख्य धारा से भटके हुए हैं, वे जल्द वापस लौट आएं। जिला प्रशासन और सीआरपीएफ आप सभी के सेवा के लिए सदैव तत्पर है। कार्यक्रम में क्रिकेट बैट, फुटबॉल सेट, वॉलीबॉल सेट, सोलर लालटेन, कंबल के साथ साथ घरेलू आवश्यकता के सामान, स्कूल बैग, पेंसिल इत्यादि का वितरण किया गया। इस दौरान 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी, द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी, एडिशनल एसपी सुरजीत कुमार सहित गिरिडीह पुलिस के कई वरीय अधिकारी एवं सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी तथा सीआरपीएफ 154 बटालियन बल और जिला सशस्त्र बल के जवान उपस्थित थे। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सिविक एक्शन प्रोग्राम है, जो कि हमारे पुलिस महानिरीक्षक झारखंड सेक्टर श्री साकेत सिंह एवं पुलिस उप महानिरीक्षक श्री ब्रिजेश सिंह के मार्गदर्शन में आज यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाएं और आम नागरिकों के साथ संवाद आम नागरिकों के साथ बनाने में हम अवश्य सफल होंगे। और सभी से यह आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी नक्सल इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र के दूरस्थ जगहों में प्रभावित लोग हैं, वो मुख्य धारा में शामिल हों और विकास को गति प्रदान करें, जिससे कि न केवल ये क्षेत्र बल्कि पूरे गिरिडीह क्षेत्र जहां सीआरपीएफ की तैनाती है, हमारी यहाँ कंपनियां हैं, वहां विकास हो और सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले। धन्यवाद। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम है जो कि आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय चतरों के इस प्रांगण में हुआ है और ये सीआरपीएफ 154 के द्वारा आयोजित है। और इसमें हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर के अच्छे तरीके से बनाई गई है और उसमें उनके बाकी चीज़ों के लिए पुनर्वास के लिए काफ़ी बेहतर योजनाएं हैं। तो हम लोग हमारा गुजारिश होगा कि वैसे व्यक्ति जो कि मुख्य धारा से भटके हैं, वे जितना जल्दी हो वे वापस आ जाए। लगातार हमारा ऑपरेशंस भी इस क्षेत्र में चल रहा है और लोगों से भी अपील है कि आप हमें अपना ही अंग समझें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो जितनी भी कंपनियां हमारे क्षेत्र में हैं, सीआरपीएफ आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, जिला पुलिस हमेशा तैयार है। अहिल्यापुर के करमई गांव में शनिवार को 11 बजे से 2 बजे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर वन विभाग ने 3 लोगों द्वारा अवैध रूप से बनाए जा रहे नवनिर्माण घर को नष्ट कर दिया। वन भूमि पर बन रहे घर को विभाग द्वारा जेसीबी मशीन से पूरी तरह से नष्ट किया गया। साथ ही संबंधित तीनों व्यक्तियों पर वन अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया। बताया गया कि डीएफओ द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर रेंजर सुरेश रजक के अगुवाई में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित कर यह कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि गांडे प्रखंड क्षेत्र में आम रास्ता आम गैर मजरूआ वन विभाग की जमीन पर आए दिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण जारी है। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में अहिल्यापुर थाना के एएसआई बीएन मुंडा समेत प्रभारी वनपाल दिवाकर कुमार तांती, वनरक्षी रंजन कुमार शर्मा, दाऊद आलम, विनोद कुमार, पप्पू कुमार शर्मा, सुरुचि कुमारी, पंचायत संबंधित हल्का कर्मचारी आदि के अलावा काफी संख्या में वनरक्षी एवं पुलिस बल के जवान शामिल थे।
नगर निगम क्षेत्र के झिंझरी मोहल्ला में सिद्धो कानू सर सावित्री बाई फूले पुस्तकालय का मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने फीता काट कर किया शुभारंभ। आधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी डीसी समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। चार वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या मामले में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फांसी की सजा मांग को लेकर ग्रामीणों ने गावा थाना का किया घेराव। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने डीसी ऑफिस सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को क्षेत्र में कार्यों का निरीक्षण करने समेत संचालित योजनाओं में तेजी लाने का दिया निर्देश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट पर गिरिडीह के लोगों ने भी दिया अपनी प्रतिक्रिया। उद्योगपतियों और सत्ता पक्ष ने बजट का किया सराहना, विपक्ष ने बताया सामान्य। और सीआरपीएफ 144वीं बटालियन द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। बच्चों के बीच खेल व अन्य सामग्री का किया गया वितरण। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।